नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। राजस्थान के कोटा में फंसे कोचिंग के छात्र छात्राओं को उनके घर तक पहुंचाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के मजदूर और गरीब लोग हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में टीम 11 के साथ बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने के उपाय के साथ ही लोगों के उपचार और निदान की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश में हरियाणा से लगभग पूरे मजदूर और गरीब लोग प्रदेश में अपने अपने जिलों में पहुंच गए हैं। आज यानी कि गुरुवार को मध्य प्रदेश में प्रदेश के कामगारों और श्रमिकों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की गई। आज मध्य प्रदेश से प्रदेश के श्रमिक कामगार लाए जाएंगे और इसके बाद शुक्रवार को गुजरात से श्रमिक और कामगार को वापस लाया जाएगा। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक में सभी राज्यों में फंसे यूपी के कामगारों और श्रमिकों से भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि अभी तक आप लोगों ने जिस धैर्य का परिचय दिया उसे लगातार बनाए रखें। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कानपुर में कोरोना वॉरियर्स पर हुए हमले को निंदनीय करार दिया। ब्रजेश पाठक के मुताबिक हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानून मंत्री ने धर्म गुरुओं से आगे आकर लोगों को समझाने की अपील भी की ताकि भविष्य में कोरोना वॉरियर्स पर हमला ना हो। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कानपुर की घटना बहुत दुखद है। कानपुर हो या मुरादाबाद हो या प्रदेश का कोई हिस्सा हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले निर्णय लिया कि अगर कोरोना वायरस पर कोई उंगली उठाएगा, उन्हें टच करेगा, उन्हें पीटेगा, उन पर हमला करेगा, उन पर थूकेगा, तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानून के तहत करेंगे। इसके लिए हमने आईपीसी और अन्य प्रावधानों का भी सहारा लिया। हमने इसके लिए रासुका और गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की है। लेकिन अब भारत सरकार ने भी इस कानून में संशोधन कर दिया है। भारत सरकार में कानून के संशोधन के बाद अब यदि कोरोना वायरस पर कोई भी हमला करता है, चिकित्सकों पर या पैरामेडिकल स्टाफ पर, तो हम 6 माह से लेकर 7 वर्ष तक का कठोर सश्रम कारावास और 2 लाख तक का जुर्माना है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अन्य कानूनों को साथ लेकर के, सहारा लेकर के और भी कड़ी कार्रवाई की है। वहीं बुलंदशहर में सपा के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने एक बार फिर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया। देर शाम पूर्व विधायक गुड्डू पंडित शिकारपुर के मुरारी नगला में युवक की अंतिम यात्रा में शामिल हुए, जिसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसको लेकर बुलंदशहर पुलिस ने पूर्व विधायक भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित और उनके अज्ञात समर्थकों के खिलाफ लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की है। बुलंदशहर में शिकारपुर कोतवाली के गांव बोहित से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची शिकारपुर पुलिस झगड़े की वजह का पता लगाने में जुट चुकी है। वहीं हरदोई में शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के गर्रा नदी के निकट स्थित ग्राम बेहटा कोला में मगरमच्छ मिलने से किसानों में खलबली मच गई। आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को पकड़कर उसे रस्सी से बांधकर फर्रुखाबाद स्थित रामगंगा में ले जाकर छोड़ दिया। आपको बता दें, बेहटा कोला के निकट से गर्रा नदी गुजरती है, जिसके कारण अक्सर नदी से निकलकर मगरमच्छ खेतों में आ जाते हैं। वहीं रामनगरी अयोध्या के प्रमुख सरकारी कार्यालयों में प्रवेश करने वाले लोगों के जूते भी सैनिटाइज करने होंगे और इसके लिए नगर निगम योजना बना चुका है। इस नई व्यवस्था से कोविड-19 के संक्रमण को दूर किया जा सकता है। अयोध्या नगर निगम का कहना है कि कार्यालय में प्रवेश करने वाले सफाई कर्मियों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था तो कर दी गई थी, लेकिन जूते सैनिटाइज नहीं किए जा रहे थे, जिसके चलते कोविड-19 संक्रमण से बचाव को लेकर खतरा बना हुआ था। अब नई व्यवस्था के तहत कार्यालय में प्रवेश द्वार पर ही फोम रखा जा रहा है। इसे दिन में कम से कम 3 बार हाइपोक्लोराइड के घोल से भिगोया जाता है। कार्यालय में प्रवेश करने वाले लोग जब इससे गुजरते हैं तो उनके जूते स्वतः सैनिटाइज हो जाते हैं।
देखिए, हमारे जो सफाई कर्मचारी थे, जो घर घर जाके कूड़ा उठा रहे हैं, गलियों के साफ कर रहे हैं, उनको सैनिटाइज़ करने की हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन उनके जूते सैनिटाइज़ नहीं हो पा रहे थे। तो उनके जूतों को सैनिटाइज़ करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। ये बड़ी आसान सी व्यवस्था है। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना के उस पे फ़ोम का 1.5 इंच का फ़ोम रख दिया जाता है और सोडियम हाइपोक्लोराइट का घोल उस पे दिन में 2-3 बार डाल दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हमारा कर्मचारी हो या नगर निगम ऑफिस में आ रहा हो या आम जनता हो, उस पे 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड के लिए खड़ी हो जाती है, तो वो उनका जूता अपने आप सैनिटाइज़ हो जाता है। और बड़ी बात यह है कि इसकी लागत भी बहुत कम आ रही है। लगभग 500 रुपये में ये बहुत ही आसानी से। वहीं कोटा से छात्रों की घर वापसी के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर प्रयागराज से छात्रों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। चंदौली जिले के अलग अलग इलाके के रहने वाले 93 छात्रों की जिले में वापसी हो गई है। प्रदेश सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई सरकारी बसों से ये छात्र प्रयागराज से चलकर चंदौली के दीनदयाल नगर पहुंचे। यहां पर इन सभी छात्रों को एक होटल में रखा गया। इन सभी छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट सामान्य रहने पर इनको 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन के निर्देश के साथ साथ घर जाने की इजाजत दी जाएगी। 4:30 बजे लगभग जो है 93 बच्चे आए हैं इलाहाबाद से, प्रयागराज से। उनको जो है यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है NATO 10 से। स्क्रीनिंग के बाद इन्हें इस निर्देश देते हुए छोड़ा जाएगा कि ये जो है हमें घर पे जा कर के 14 दिन जो है होम क्वारंटाइन में रहेंगे। एसएससी की तैयारी कर रहे थे। आए हैं तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है और उत्तर प्रदेश सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी छात्र छात्राओं को सहयोग देने के लिए प्रयागराज से मैं धन्यवाद करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को। वहीं गाजियाबाद में थाना कविनगर के अंतर्गत पुलिस को उस समय सफलता हाथ लगी जब गाजियाबाद पुलिस रूटीन वाहन चेकिंग में लगी थी और सूचना मिली कि थाना कविनगर के अंतर्गत अवैध शराब सप्लाई हो रही है। चेकिंग के दौरान इन लोगों को पकड़ा गया। गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अवैध शराब के विरुद्ध गाजियाबाद पुलिस का अभियान निरंतर जारी है। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच और कविनगर पुलिस ने एक औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट नंबर C100 पर रेड किया, जहां उन्होंने 96 पेटी अवैध शराब की और 36 अन्य बोतलें विभिन्न मार्का वहां से बरामद की हैं। और जो 6 अभियुक्त गिरफ्तार हैं, इनका नाम राजकुमार सरीन, नरेंद्र यादव, सतीश यादव, मंजीत, आकाश वर्मा और रोहित बैंसला है। वहीं 4 अभियुक्त वहां से फरार हैं, जिसमें हरवीर को इस पूरे इसका मास्टरमाइंड बताया गया है। इस पूरी घटना में जो गाड़ियां प्रयुक्त ये लोग इस अपराध में यूज़ करते थे, उसमें एक सफारी बरामद है, एक जीप कंपस बरामद है, एक स्विफ्ट डिज़ायर बरामद है और एक ट्रक भी वहां पर बरामद है। पुलिस द्वारा इसमें आईपीसी की धाराएं अंतर्गत 188, 269, 270, 120B मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वहीं आबकारी के जो सेक्शंस हैं 63, 60 और 72, इनका भी प्रयोग मुकदमा पंजीकरण में किया। वहीं हमीरपुर में राट कस्बे के प्राइवेट अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं चालू करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RK सचान ने नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राइवेट चिकित्सकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद सीएमओ ने प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण किया और इस दौरान सीएमओ ने अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रखने के निर्देश दिए। प्राइवेट चिकित्सालय और प्राइवेट नर्सिंग होम को देखने आया था, जहाँ पे कुछ इमरजेंसी सेवाएं शुरू की जा सकती हैं, क्योंकि सरकारी सेवाएं इस दौरान काफ़ी प्रभावित भी हुई हैं। और तो इमरजेंसी सर्विसेज में आम जनता को सारा लाभ मिलना चाहिए और मरीज तो कहीं ना कहीं तो उसकी सेवाएं होनी ही चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इस संबंध में ऐसे प्राइवेट अस्पताल जो इमरजेंसी सर्विसेज दे सकते हैं, वो पूरी सावधानी के साथ, पूरे संसाधनों के साथ, पूरे बचाव के साथ ऐसी सेवाएं शुरू करें।
जालौन के उरई नगर में कोरोना के 3 मरीज मिलने के बाद जिला अधिकारी ने शहर को 2 भागों में बांट दिया है और जिस एरिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे उस एरिया को रेड जोन घोषित करते हुए उसे पूरी तरह से सील कर दिया है और उस एरिया में रहने वालों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं, जिन नंबरों पर कॉल कर नगर के लोग अपना राशन, फल, सब्जी, दूध और अन्य जरूरी सामान मंगवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जिला अधिकारी ने अपनी तरफ से नगर के लोगों के लिए एक शर्त रख दी है, जिसमें नगर के लोगों को कम से कम 500 रुपए का राशन मांगने पर ही राशन भिजवाया जाएगा, इससे कम का नहीं। और इसी प्रकार 200 रुपए फल के लिए और 100 रुपए सब्जियों के लिए निर्धारित किए हैं। इससे कम पैसों का सामान मंगवाने पर प्रशासन की ओर से सामान नहीं भेजा जाएगा। हम लोगों के कंट्रोल रूम्स में नंबर हमने 1 से बढ़ा के 2-3 कर दिए हैं। उनमें वो सारे नंबर धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहे हैं। उस नंबरों को हमने प्रचारित भी कर दिया है और सुबह लोग जो है अगर उनको दूध या राशन या मेडिसिन की सप्लाई चाहिए तो वो फ़ोन कर सकते हैं, परंतु उसमें एक शर्त है कि अगर राशन आपको लेना है तो 500 रुपये से अधिक का लेना होगा, अगर आपको फल लेना है तो 200 रुपये से अधिक का, सब्ज़ी लेना है तो 100 रुपये से अधिक का, मेडिकल के क्षेत्र में अगर आपका है तो या तो आपके पास डॉक्टर की पर्ची होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग कुछ नंबर यहीं से दिए जाएंगे। डॉक्टर्स जो हमारे टेली कंसल्टेशन में लगे होंगे वो आपसे बात करेंगे और उसके बाद जो है जो उचित वो निर्देश देंगे। ये ना कोई फरमान है ना तुगलकी फरमान है। ये जब से उरई शहर में 3 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, उसमें एक डॉक्टर है, डॉक्टर की पत्नी है, एक पीएल कमला नर्सिंग होम का एक ओटी मैनेजर है। इस कारण उस अस्पताल के इर्द गिर्द लगभग 1 किलोमीटर का जो रेड जोन बनाया गया है, सिर्फ उसी में ये पत्र द्वारा जारी किया गया है जिलाधिकारी के द्वारा कि कम से कम जो हाउस सप्लाई है उसको 2 किलो दूध, 100 रुपये की सब्जी और 500 रुपये का राशन सामग्री ले तभी उसके घर पहुंचाई जाएगी। अगर किसी के पास इतना पैसा नहीं है फिर क्या करेगा? उसको ये चाहिए कि चूँकि सब्जी, दूध और राशन सामग्री की तो आसपास में जितने लोग रहते हैं उन सबको आवश्यकता है, तो 2-3 लोग मिलकर वहाँ फ़ोन कर दें और आपस में उस सब्जी का और दूध का और राशन सामग्री का बंटवारा कर लें कि 2-3 लोग मिलकर इसको खरीद सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया फरमान, जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया फरमान, तुगलकी फरमान है। आज लोगों के पास में घर में 50 रुपये नहीं है, 100 रुपये नहीं है, 200 रुपये नहीं है, 500 रुपये नहीं है। समस्या हमारी ऑनलाइन से दवा के लिए फ़ोन करते हैं तो वो बताते कि हमारे यहाँ स्टॉक नील है। कोई भी ऑनलाइन से वो लोग काम करते हैं जो बड़े लोग हैं, मध्यम वर्गीय गरीब लोग जब उनके पास पैसा नहीं होगा तो ऑनलाइन में 200 रुपये 500 रुपये सौदा नहीं ले आ पाएंगे, वो 20 रुपये की और 50 रुपये की सौदा ले आ पाएंगे। इससे हमें इससे सिद्ध होता है कि सिर्फ बड़े लोगों का इस देश में रहने का अधिकार है, गरीबों का इस देश में अधिकार कम बनता है। ये फरमान की हम निंदा करते हैं, जिलाधिकारी के फरमान की। एक चलिए सीधी तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय इस वक्त क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। I think Home Ministry can clarify, but the beginning the order is very clear. It's about groups of persons. You have to take the permission from the starting point as well as coordinate with the ending point. That is normally the procedure. Yeah. Sir, US has talked about remdesivir. You want to know how positive are you about this particular treatment? And is there something about the copyright or something to do with a certain... Ma'am, we don't have a concept of copyright in medicine. I'll just like to highlight. And remdesivir is one of the medical protocol which is being examined world over. And beside that, there are other protocols which are being considered. I have highlighted it in earlier times also. So based on how the situation emerged, because as of now there is no confirmed treatment in terms of identification that this is the particular treatment protocol which has to be followed. All are still under examination. If you are talking about remdesivir, so it is also one of the study which has got published, which also was done by United States National Institute of Allergic and Infectious Diseases,
There also the study did not conclusively prove as of now that yes, it is going to be 100% helpful. However, we are waiting for larger evidence to be generated for us to take a meaningful action at the field level. Also, there is a Hyderabad-based lab which is doing controlled growth of viruses at the CCMD lab. Would you be able to elaborate on that? Ma'am, there are a lot of experimentation going on. उधर मथुरा में थाना छाता इलाके के कस्बे में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मामूली कहा सुनी को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में एक दूसरे के ऊपर ईंट पत्थर फेंके और फायरिंग की और एक व्यक्ति को करीब आधा दर्जन लोग खींचकर ले गए तो साथ ही उस व्यक्ति को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटते रहे। वहां मौजूद लोग वीडियो बनाते रहे लेकिन किसी ने बचाने तक की जहमत नहीं उठाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष के घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया और 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। थाना छाता में आज एक ही वर्ग के कुछ व्यक्तियों द्वारा आपस में मारपीट की घटना कारित की गई है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और दोनों ही पक्षों से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विवेचना प्रचलित है और अन्य लोग जैसे ही लाइट में आते हैं उनको भी तत्काल ही गिरफ्तार किया जाएगा। इटावा शहर के जिला अस्पताल में बुधवार की रात आइसोलेशन वार्ड की खिड़की तोड़कर कोरोना संदिग्ध बंदी फरार हो गया। घटना की जानकारी होते ही डॉक्टरों में अफरा तफरी मच गई और पुलिस अफसरों को जानकारी दी गई। बंदी की निगरानी के लिए अस्पताल में 2 पुलिसकर्मी तैनात थे। ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर उसका सैंपल लेकर कोरोना जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है। गुलफाम नाम का अभियुक्त एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया था, जिसे जेल भेजा गया। जब जेल में अंदर जाने लगा वो रिमांड बनने के बाद, तो जेल डॉक्टर के द्वारा पूछने पर उसने बताया कि वो कुछ स्थानों पर बाहर इस लॉकडाउन के दौरान गया था। संभवतः वो ड्राइविंग का भी काम करता है और ड्रग पैडलर भी है। उसी आधार पर जेल से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। उसके कोरोना संदिग्ध के टेस्ट होने थे। कल उसका टेस्ट होने के बाद सैंपल चला गया था। वो पुलिस अभिरक्षा में जो जिला अस्पताल की आइसोलेशन वार्ड है वहाँ पे था। रात में किसी समय वो निकल गया। सुबह आज करीब 6:50 पर जिला कंट्रोल को, जो इसकी अभिरक्षा में सिपाही लगे थे, उनके द्वारा सूचित किया गया था। जनपद इटावा में बकीवर पुलिस द्वारा एनडीपीएस में एक आरोपी पकड़ा गया था जिसका नाम गुलफाम था। जेल भेजने से पहले उसको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। उसको आशंका की निरीक्षण करने के लिए उसको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां पर देर रात वो आरोपी जंगला तोड़कर फरार हो गया। इटावा में कोरोना सस्पेक्टेड मरीज के फरार होने से पुलिस व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं कि कैसी पुलिस व्यवस्था है जहां पुलिस व्यवस्था की मौजूदगी में एक ऐसा सस्पेक्टेड जो आरोपी किस्म का है जो यहां पर जंगला तोड़कर फरार हो गया है। पुलिस को इसकी तलाश है। पुलिस के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सनत तिवारी, एएनबी न्यूज, इटावा। वहीं बलिया के जिला अधिकारी श्री हरि प्रताप शाही ने लोगों से सतर्क रहने और लॉकडाउन का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि बलिया में अभी तक कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया, लेकिन केवल पॉजिटिव न आने का मतलब खतरा अभी टला नहीं है। इस दृष्टि से लोगों का सपोर्ट मैं कह रहा हूँ मिल रहा है और लोग साथ हैं, लेकिन केवल अभी तक के साथ से काम नहीं चलने वाला है। इसको और आगे तक बनाए रखना है। हम लोग को काम भी कुछ ज़रूरी जो हैं वो करने हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में हमें ये ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और साफ सफाई का ध्यान रखें, 1 मीटर की दूरी बनाए रखें और मास्क का उपयोग करें। ये अपनी आदतों में सामान्य रूप से शुमार करें, तो ऐसा करने से हम लोग सफल होंगे। और जो बाहर से आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं, उनके बारे में प्रशासन को सूचना दें। अगर संदिग्ध हैं लक्षण उनके बीमारी के, तो उसके बारे में जरूर और तत्काल सूचना दें। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने मशहूर अभिनेता इरफान खान और ऋषि कपूर के देहांत को लेकर अपना शोक व्यक्त किया है।
भारतीय कला जगत के लिए दो बड़ी दुखद सूचनाएं आज मिली। अभिनेता इरफान खान और ऋषि कपूर के निधन से पूरे सिनेमा जगत को, सिनेमा देखने वालों को, कला पारखियों को, कला के प्रशंसकों को बहुत दुख पहुंचा है। इरफान खान अपने ढंग के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के महान अभिनेता थे, चरित्र अभिनेता थे। उन जैसा चरित्र अभिनेता दूसरा नहीं दिखाई पड़ता। पान सिंह तोमर उनकी फिल्म को मैंने कई बार देखा है। उसमें वह इरफान खान नहीं नज़र आते। स्वयं उसी चरित्र में डूबकर उन्होंने उस चरित्र को जीवंत किया है। इसी प्रकार उनकी फिल्म लंच बॉक्स और अन्य तमाम फिल्में भी देखने का अवसर मुझे मिला है। मैं उनके निधन पर बहुत दुखी हूँ, शोकग्रस्त हूँ। उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान जैसा सम्मान पद्मश्री भी मिला था। इसी प्रकार ऋषि कपूर अभिनेता के निधन से सिनेमा जगत को बहुत बड़ी क्षति हुई है। ऋषि कपूर ने अपना अभिनय का काम संभवतः मेरा नाम जोकर से प्रारंभ किया था। उसके बाद फिर वो लगातार तमाम उत्कृष्ट फिल्मों में काम करते दिखाई पड़े, जिनमें हिना का नाम लिया जा सकता है पूरी प्रतिष्ठा के साथ, चांदनी का नाम लिया जा सकता है पूरी प्रतिष्ठा के साथ, और तमाम फिल्मों के नाम भी लिए जा सकते हैं। दोनों के निधन से कला जगत को बहुत कष्ट हुआ है, बहुत दुख हुआ है, और मैं दोनों के निधन पर हार्दिक शोक व्यक्त करता हूं। वहीं आगरा में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस ने अब आधुनिक तकनीक भी अपना ली है। अब ड्रोन के जरिए गली मोहल्ले से लेकर गांव तक ड्रोन से नजर रखी जाएगी। ड्रोन के जरिए बेवजह घूमने और बाहर बैठने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपके संज्ञान में है कि जिस प्रकार कोटा से छात्रों को लाया गया हमारे प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जिस तरह से उन्होंने हरियाणा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके हरियाणा के हमारे श्रमिक भाई और जो हमारे कामगार हैं उनको बुलाया, जिस तरह उन्होंने प्रयागराज के छात्रों को अपने घर भेजा, लगभग उसी रूप में जो गाइडलाइंस हैं वो भारत सरकार की अब आ गई हैं। उस कड़ी में आज ये महत्वपूर्ण बैठक भारत सरकार की गाइडलाइंस आने के बाद आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें डायरेक्शंस दिए हैं। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि अन्य राज्यों में जो हमारे प्रवासी कामगार हैं, श्रमिक हैं, वो उन्होंने अपील की है कि पैदल यात्रा न करें। उन्होंने ये कहा है कि हर व्यक्ति को, हर प्रवासी श्रमिक को, हर कामगार को सुरक्षित प्रदेश सरकार लाने की व्यवस्था कर रही है। चरणबद्ध रूप से इस व्यवस्था को किया जा रहा है और इसी क्रम में प्रत्येक राज्य सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार के हम सभी लोगों को आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि हम लोग वार्ता करें। मुख्य सचिव और गृह विभाग सभी प्रदेश सरकारों से वार्ता करके एक एक प्रदेश के लोगों को लाने की चरणबद्ध योजना आयोजित कर रहा है। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।